हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इस प्रोग्राम में हम आपको नए गेस्ट से मिलवा रहे हैं। गेस्ट का नाम है मिर्जा मुश्तबा। बेंगलोर में रहते हैं, आईटी इंजीनियर के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कई मीडिया हाउसेस के लिए कंटेंट भी लिखते हैं और एक बहुत ही फोकस्ड रहते हैं अपने उस मैदान पर। आज हम उनसे बात कर रहे हैं खास तौर पर, क्योंकि उस किस्म के काम उन्होंने अब से पहले किए हैं, कुछ तजर्बा है। पूरी दुनिया में एक सवाल बार बार चर्चा हो रही है उस सवाल पर, वो ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत क्या है। मैं भी शुरू में ये कहता था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद एक कोई साइंस इजाद करनी पड़ेगी कि कोई बिल्कुल नए किस्म की शख्सियत है। आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, बहुत बड़ी बात कहता है, फिर छोटे पे आके सौदा कर लेता है। एक सौरभ कुमार शाही हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जुआरी जिस तरह से होता है वो मिजाज है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो बहुत बड़ी एक तरह से बेट लगाते हैं और फिर नॉर्मल से ज्यादा कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या कुछ चल रहा है जब वो ईरान की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। ये बहुत ही अहम बात है कि ईरान ने अपनी उन शर्तों पर वॉशिंगटन को आने पर मजबूर कर दिया। नंबर एक, हम सिर्फ न्यूक्लियर इशू पर बात करेंगे। नंबर दो, पाबंदियां हटने पर बात होगी, बाकी कोई और इशू उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और बिचौलिया जो होगा, मीडिएटर, वो ओमान होगा। यहां तक पूरी तरह से अमेरिका साथ साथ चल रहा है और दोनों तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा है कि बातचीत अच्छी हो रही है। हालांकि पिछले सैटरडे में जो बात होनी थी वो किसी वजह से पोस्टपोन हुई है, जिसमें ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये लॉजिस्टिकल इश्यूज थे जिस वजह से ऐसा हुआ है और फिर जल्दी ही ऐलान हो जाएगा अगली मुलाकात का। इस सब को समझने के लिए हम आज मिर्जा मुश्तबा साहब से बात कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या 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 सोच है उनकी, किस तरह से उन्होंने टैरिफ से पूरी दुनिया को डरा दिया, यूरोप को अपने से दूर कर दिया, रूस से नजदीक जा रहे हैं, ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका का अब से पहले जो साबका दौर रहा है उसमें यह बिल्कुल चमत्कारी तब्दीली है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बराबर में बिठा करके ऐलान कर देते हैं कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से। तो क्या कुछ है। मिर्जा मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मिर्जा मुश्तबा साहब बेंगलोर में रहते हैं, कश्मीर से आपका ताल्लुक है, श्रीनगर से, और वो आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमें थोड़ा सा समझने में हमें मदद देगी। क्या कुछ है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत पर, थोड़ा सा आप पहले बता दीजिए, फिर आगे हम समझना चाहेंगे कि आखिर वो ईरान से बात करने के लिए क्या मजबूरी, क्या जरूरत, क्या कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहता हूं कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया। आपके पूरी दुनिया में फॉलोअर्स है और पूरी दुनिया में आपका शो देखा जा रहा है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स ऑलमोस्ट आपके है, ऑलमोस्ट कंप्लीट नियर टू 1 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स। जी, आप अब अपनी बात जारी रखें, वो एडिट हो जाएगा वो हिस्सा। जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें अमेरिकन पॉलिसी समझनी होगी कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है, जो भी पर्सनैलिटी आती है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ से आती है। ऐसा नहीं कोई भी उठ के आएगा, क्योंकि उनमें एक पॉलिसी मेकर्स होते हैं। अगर हम देखें वियतनाम वॉर के बाद एक हेनरी किसिंजर जो बहुत फेमस थे, पब्लिशन भी है और पॉलिटिशियन भी, एडवाइज़र भी रह चुके हैं रिचर्ड निक्सन के। तो उन्होंने एक वो बेसिकली रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर थे न्यूक्लियर वेपन और मैडमैन थ्योरी के। वो फॉरेन पॉलिसी के प्रोफेसर रह चुके हैं अमेरिका में। तो उन्होंने अपनी पब्लिशन भी रखी है, न्यूक्लियर वेपन एंड मैडमैन थ्योरी। ये जो मैडमैन थ्योरी है, ये बेसिकली एक थ्योरी है जिसमें अनप्रिडिक्टेबल और एक ऐसी पर्सनालिटी जो अनपैरेलल है, जो जिसका अनइक्वालिटिकली, जिसका जो पर्सनालिटी होती है जिसमें तवाज़ुन ऊपर नीचे होता है,
यू कांट प्रिडिक्ट, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, कभी कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी रिचर्ड निक्सन को, वो एडवाइजर रह चुके रिचर्ड निक्सन के। ये मोस्टली वियतनाम वॉर के बाद हुआ, जब वियतनाम वॉर हुआ और अमेरिका उसमें पूरी तरह सोवियन ब्लॉक के साथ एक हिसाब से वॉर जो थी, उसमें जब अमेरिका का लॉस हुआ तो सोवियन ब्लॉक के खिलाफ जो उन्होंने एक फ्रंट क्रिएट किया रिचर्ड निक्सन के जरिए, तो वो यही पर्सनालिटी उन्होंने लाई, मैडमैन थ्योरी, जिससे कि क्योंकि उस पर्सनालिटी से एक उन्होंने मैडमैन थ्योरी क्रिएट की, जिससे कि अपना पूरी दुनिया में दिखाए कि ही कैन डू एनीथिंग। तो और रशिया किसी हद तक रशिया इसमें आ भी गया, उसको लगा कि ही इज अ मैड मैन, तो वो कोई अपने असुरात उसके हो सकते हैं। तो ये थ्योरी फिर बार बार यूज हुई है पॉलिसीज में, और रिसेंटली ये ट्रम्प ने ये थ्योरी लाई, इससे पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, और इस पर बहुत डिस्कस भी हुआ है डिफरेंट चैनल्स पे, बल्कि इस पे तो एक बुक भी छपी है, द मैडमैन थ्योरी ट्रम्प टेक्स ऑन द वर्ल्ड। जिम स्कॉट की एक किताब है, उसने इस थ्योरी के बारे में लिखा है कि ये ट्रम्प की पर्सनैलिटी कैसी है। जो ट्रम्प है, जो ये कर रहा है, ये बेसिकली नेचुरल नहीं है, ये ऐसा नेचुरली नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है जो ये कर रहा है टू टेक ऑन द वर्ल्ड। उस किताब में उसने मेंशन किया है। लेकिन फर्क इतना है, जो पहले जो थ्योरीज हो रही थी वो अपने अपोनेंट के खिलाफ थी, सोवियत यूनियन और उनके। इसकी जो थ्योरी है ये अपने एलाइज के खिलाफ भी कर रहा है, जैसे कि आपने अभी कहा यूरोप के खिलाफ कर रहा है, उनके अपने एलाइज के। उसका मेन रीजन है जो उनका जो शिफ्ट है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो यूरोप का है यूनाइटेड स्टेट्स से, जो शिफ्ट हो रहा है, जो पॉलिसी शिफ्ट हो रही है यूनाइटेड, वो एक रीजन है कि अपने एलाइज के खिलाफ भी ये थ्योरी यूज कर रहा है। क्योंकि मोस्टली वो शिफ्ट चाइना की तरफ भी जा रहा है जो यूरोप है, जैसे कि फ्रेंच मैक्रॉन भी चले गए थे 1-2 साल पहले चाइना, उधर भी उन्होंने अपना रिलेशनशिप बेटर किया। तो वो भी एक रीजन है कि इस शिफ्ट में ये तब्दीली आई कि ये अपने एलाइज के खिलाफ भी ये यूज कर रहे हैं पॉलिसी। क्योंकि इससे क्या होता है, यूजुअली ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली जो पावर लूज कर रहा है अमेरिका, ऑलरेडी जो डिक्लाइन हो रहा है अमेरिका। अगर हम देखें इनोवेशन और ग्रोथ में अमेरिका वाज द लीडर, बट अभी वैसा नहीं है, तो उस वजह से भी ये शिफ्ट हो रहा है। और जो ट्रेड रिलेशन थे वो भी खराब हुए हैं, मार्केट परफॉर्मेंस भी उनका यूरोप से तो यूरोप का तो बेटर है कंपेयरली मार्केट परफॉर्मेंस, अगर हम कंपेयर करें अमेरिका को, तो वो एक शिफ्ट हो रहा है टू गेट बैक। और ये इस थ्योरी से करते हैं, एक थ्योरी दिखाते हैं जिसमें अनप्रेडिक्टेबल दिखाते हैं दुनिया को, ताकि वो इस डर से एक डील पे आए। कभी बोलते हैं, जैसे रिसेंटली ट्रेड वॉर में अभी इसने इसको ब्लफिंग बोलते हैं, जैसा कि आपने कहा अभी ब्लफिंग, ये ब्लफ करते, कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अनरीजनेबल है। जैसे ट्रेड वॉर में रिसेंटली अभी इसने एक कॉन्टिनेंट पे लगा दिया जहां लोग ही नहीं रहते, जहां लोग रहते ही नहीं, ये ब्लफ होता है, इसको एक ब्लफ कहते हैं। या कभी कहते हैं गाजा के लिए, कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं अगर इसने डील नहीं की गाजा ने, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरा तबाह कर, ये ब्लफ होता है, ये बेसिकली रीजनेबल नहीं है। और जो इनके एडवाइजर होते हैं उनको ये पता होता है दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी, इसको ब्लफिंग कहते हैं। और ये मैड मैन थ्योरी का एक ये है। और जैसे कि अभी ईरान के साथ भी इसकी डील हो रही है, और पहले इसने जब जो ही ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसने बोला मैं ईरान के साथ डील करूंगा, और आई डू नॉट वांट वॉर, मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पीसफुली मैं इससे। लेकिन एक बार जब ये आया तो ईरान वाज नॉट रेडी फॉर दैट। ईरान था रेडी, लेकिन जिस तरह इसने बोला, ईरान ने बोला वी विल डू, लेकिन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट हमारे, अगर हमारा इंटरेस्ट डील में होगा तभी करेंगे। तो इसने एक वॉर जोन बना दिया मिडिल ईस्ट को, तो और एक प्रेशराइज किया और बोला 2 महीने देता हूं, अगर ये डील नहीं होती है तो मैं वॉर स्टार्ट करूंगा। तो ये एक ब्लफिंग था जो ईरान के लीडर ने ऑलरेडी अपनी स्पीच में बोल दिया कि ये वॉर नहीं करेंगे, ये बस एक धमकी दे रहे ताकि हमें प्रेशर में लाए और इस डील में शामिल करें। तो उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और इसको इसलिए क्योंकि इसका मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इंटरेस्ट है। मिडिल ईस्ट में सारी कंट्रीज अमेरिका के एलाइज है,
उनका एक ही अपोनेंट है जिसके बेस्ड पे सारे इंटरेस्टेड है, वो यमन का हो, वो हिजबुल्लाह का हो, या वो हमास का हो, वो ईरान है। तो ईरान के लिए ये मजबूर है डील करने के लिए। ईरान खाली इकोनॉमिकली, उसका जो इंटरेस्ट है इकोनॉमिकली इस डील के लिए है, अदरवाइज उसका इस डील में इंटरेस्ट नहीं है उतना जितना अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट जो बेसिस है इसराइल है, वो ईरान के, वो उनके लिए एक खतरा है। अमेरिका बज़ाहिर ऐसा, ईरान का जो पावर है बेसिकली, ईरान की एक स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकलना चाहिए। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूँ मिर्जा मुस्तफा साहब। देखिए, अब तक जो आपने जी बातें कही उसमें दो तीन नतीजे मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि ट्रंप पागलपन दिखा करके दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, वो जी अपनी जी कमजोरियां छुपाना चाहते हैं, अमेरिका की में जो गिरावट आई है उसको संभालने की कोशिश करना चाहते हैं। क्या इसे दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि ये जैसे कहीं कोई कोई मिसाल के तौर पर समाज में कोई अगर पागल आदमी हो जाता है तो उसके शुरू में तो कोई जब किसी के साथ पहली बार कोई वो हरकत करता है तो उसे तो लगता है कि शायद सीरियस, लेकिन बाकी लोग कह देते हैं नहीं छोड़ो यार, तुम बेकार की बात मत करो, ये पागल आदमी है, इसे सीरियस मत लो। अगर इस नतीजे से ये निकाला जाए कि दुनिया अमेरिका को सीरियस लेना ही छोड़ दे, रोजाना कुछ भी बयान दो, बकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ईरान जिससे वो रेजिस्टेंस की मदद करना रुकवाना चाहता है, जिससे ईरान की जो मजबूत ताकत है जो उसने अब तक दिखाई है उससे कमजोर करना चाहता है, क्या ईरान इस पागलपन में, इस ब्लफ में, इस झूठ में, इस धमकी में, क्या कहीं ईरान उसके सामने कहीं झुक पाएगा? क्या लगता है अब तक के हालात को देखते हुए? जी, जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका जो है वो इस पागलपन में, और लोग बोल रहे हैं कि, लोग बोलेंगे कि ये पागलपन है, इसकी पॉलिसीज का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका एक पावरफुल कंट्री रही चुकी है, तो उस हिसाब से एक रहता है, एक प्रेशर रहता है, और इकोनॉमिकली सारा डॉलर में है। तो वो एक रीज़न है कि कुछ कंट्रीज इसमें आ चुकी है ऑलरेडी, इस ब्लफ में वो ऑलरेडी गिर चुकी है, हमने देखा। लेकिन ईरान, और जैसे कि हमने अभी चाइना भी देखा, चाइना ने इस ब्लफ में नहीं आई, और ईरान ने भी पहले से, न कि अभी, इससे पहले भी ट्रम्प का दौर आया और तब भी ट्रम्प ने सेम सिचुएशन क्रिएट की और एक ऐसा वॉर जोन बनाया, और तब भी ये ब्लफ उसको फेल हो गया। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि अभी ये डील पूरी तरह नहीं हो चुकी है। उसका मेन रीज़न यही है, ईरान चाहता है अपने इंटरेस्ट पूरे करे। अगर ईरान इस डील में कमज़ोर होता तो वो डील कर चुका होता अभी तक, और जो ट्रम्प ने उनको लेटर दी उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया था कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए डील में। लेकिन ये डील अभी नहीं हो रही है, इसमें टाइम लग रहा है। उसका रीज़न है ईरान अपने इंटरेस्ट चाहता है। जैसे कि अभी ईरान के जो एडवाइज़र है लीडर के, अली लरजानी, उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर हमारे इंटरेस्ट इसमें नहीं निकलते तो ये हम डील ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। और जैसा कि अमेरिका पहले स्टार्टिंग में तो वो कहता था कि ईरान को अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट खत्म करना चाहिए, ड्रोन्स खत्म करने चाहिए, मिसाइल, लेकिन अब वो उससे शिफ्ट हो गया। अब वो बोल रहे खाली उनको अपना पूरा न्यूक्लियर खत्म करना चाहिए, बाकी वो करे। मतलब आराम अमेरिका आ रहा है उस जो यूरेनियम एनरिचमेंट का, ईरान बोल रहा है कि इट शुड बी अप टू 20%। तो वो पहले बोल रहा था कि पूरी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन अब वो आराम आराम से आ रहा है। तो ईरान टाइम ले रहा है, ईरान को कोई जल्दी नहीं है इसमें, अमेरिका को जल्दी है क्योंकि उसके इंटरेस्टेस है। इसराइल है उसका, उसके लिए भी उसको ये डील करनी है ताकि उसको न्यूक्लियर वॉच एक रहे। अच्छा, अमेरिका और को जो अमेरिका अमेरिका को जो जल्दी है, देखिए दो तीन चीजें अभी तक सामने आ रही हैं। इजराइल से मुतालिक ईरान अमेरिका की जो पॉलिसी अब तक है, वो शुरू शुरू में कहा गया था कि हथियार नहीं दिए जाएंगे, ट्रंप ने फिर वो हथियार भी दिए, और हर हरकत, हर हमले के साथ वो जुड़ा हुआ है। और अब तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल लड़ाई लड़ रहा है जो हम यमन में देख रहे हैं। यमन में
जैसे ही कल बेन गुरियन पर एयरपोर्ट पर हमला किया तो फौरन अमेरिका ने यमन के खिलाफ हमले गुज़िश्ता रात तेज कर दिए। तो वो इस तरह से उसके साथ जंग लड़ रहा है। लेकिन क्या 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 मैं फिर वहीं आ रहा हूं, क्या ईरान के जो इस्लामी इनकलाब की बुनियाद में है अमेरिका बड़ा शैतान है, इजराइल इलाके में कैंसरस नासूर है, उसे खत्म होना है। इस पैरामीटर से कहीं वो बाहर आकर के कोई डील करेगा क्या अमेरिका के साथ? जी, जैसा कि आपने कहा, अमेरिका अभी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। जैसे कि रिसेंटली आपने भी दिखाया था जेफरी सैक्स का जो इंटरव्यू हुआ था तुर्की में, उसमें उसने खुल के कहा था कि इसराइल कैन नॉट सर्वाइव अ सिंगल डे। अगर अमेरिका ऑपरेशनली उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो इसराइल सरवाइव नहीं कर सकता। इवन हमास के खिलाफ भी इसराइल का सरवाइव करना मुश्किल है। डेली ऑपरेशनल सपोर्ट जो है वो इसराइल को अमेरिका की तरफ से आ रहा है। और जो यमन पे हमला कर रहा है अमेरिका, देखिए ये जो मैडमैन थ्योरी है ये यमन के खिलाफ एक्सपोज हो गई। ये जो अमेरिका अभी ईरान को दिखा रहा था कि मैं ये अभी तो यमन के खिलाफ इनका हो रहा है, तो ये मैडमैन थ्योरी उधर क्यों नहीं काम कर रही है? अभी वॉरशिप्स पे हो रहा है, 2 दिन 3 दिन 1 महीने के बाद हर दिन हो रहा है हमला यमन का वॉरशिप्स पे अमेरिका। और ये फर्स्ट टाइम है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि कोई डायरेक्टली अमेरिकन वॉरशिप्स को टारगेट कर रहा है। और इसका एक साइकोलॉजिकल असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। और इससे समझ आ रहा है कि अमेरिका इज ऑन द वीकर पॉइंट। और ये मैसेज भी जा रही है, जैसा कि आपने बोला कि अभी जो शिफ्ट हो रहा है ना, अभी जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट रिलेशनशिप में होगा ट्रेड वॉर के बाद, जैसे कि चाइना ने ऑलरेडी कर दिया है कि वी आर गोना टिल एंड। उनका जो रिसेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, उनका एक टीवी पे इंटरव्यू था, उसने बोला वी आर गोना फाइट टिल एंड। तो उसमें बहुत से कंट्रीज है जो चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेड वॉर पूरी दुनिया पे हुआ। अभी 90 डेज का इसमें थोड़ा आ गया, कमी आ गई, लेकिन ये एक्चुअली ट्रम्प चाहता है कंट्रीज से कुछ फेवर लेना बेस्ड ऑन। असल जंग तो चाइना के खिलाफ है ट्रेड वॉर, लेकिन दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रम्प चाहता है फेवर में लेना। तो इसलिए इसने 90s यूरोप से भी लेगा, कनाडा से भी। आप देखिए कनाडा से अभी कितने खराब रिलेशन हुए अमेरिका के, कि अभी कनाडा भी ऑलमोस्ट इंटर पैरेलल वॉर में इसमें शामिल हो गया है ऑलरेडी। वो भी इसके लिए, जबकि कनाडा कभी भी अमेरिका के खिलाफ ऐसे नहीं होता था, जो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कनाडा ने अपना जो ये लिया है अमेरिका के खिलाफ लिया है अपना जो इस वॉर में। तो ये बेसिकली एक शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। जैसे अभी एक जेफरी सैक्स का भी एक न्यूज 18 इंडियन चैनल पे एक इंटरव्यू था, मनी कंट्रोल है चैनल का नाम। तो उस पे उनने खुल के बोला जो पहले यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था वो खत्म हो गया। अब दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी बन चुका है। और जो मिडिल ईस्ट में जो और जो एशिया में जो लड़ाई है ये नेचुरल नहीं है, ये सारे अमेरिकन इंटरेस्ट में, वो चाइना इंडिया की हो या बाकी कंट्रीज के साथ, इसमें इंटरेस्ट सिर्फ अमेरिका का है। तो वो रहा था जो नेक्स्ट पावर है वो एशिया है, क्योंकि उधर एशिया इज डेवलपिंग रैपिडली और उनकी इकोनॉमी बूम हो रही है। वेयर एज वेस्ट में इकोनॉमी क्राइसिस हो रहा है, उधर रिसेशन हो रही है। अच्छा अच्छा, और अब अगर हम, हाँ, मैं देखिए, मैं जो एक चीज और समझना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा आपका मैंने बीच में रोका है। अभी तक जो 100 दिन तकरीबन हुए हैं ट्रंप को हुकूमत में आए, वो बड़ा सेलिब्रेशन भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही वो दिखावे के लिए। लेकिन इस 100 दिन के अगर नतीजे के तौर पर नजर रखी जाए, असेसमेंट किया जाए अपने तरीके से, ट्रंप तो अपने कामयाबी के डंके बजा रहे हैं। लेकिन इस दौरान क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यूरोप दूर हुआ, जो बेहतरीन दोस्त था अमेरिका का, कनाडा दूर हुआ, जो बेहतरीन दोस्त था अमेरिका का, इजराइल भी अब अमेरिका पर उस तरह से शायद भरोसा ना कर सके, अगर अभी तक नहीं तो कुछ आगे दिनों में, यानी, और इस तरह से जंगें जो खत्म करने की बातें हो रही थी वो दोनों जंगें भी खत्म नहीं हो पाई। क्या ट्रंप की मैडमैन थियोरी से
अमेरिका दुनिया में तन्हा होता हुआ नहीं जा रहा है? क्या आइसोलेशन में नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, जो मैडमैन थ्योरी अमेरिका ने जिस चीज़ के लिए क्रिएट की वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है। उसका मेन रीज़न मैंने आपको बोल दिया, उनका जो ग्रोथ का रिसेशन हो रहा है वो भी एक रीज़न है। और अमेरिका ने जैसे अभी यूक्रेन के साथ अमेरिका का रिसेंटली जो अभी उनके साथ एक रिफ्ट हुआ, बेसिकली सेम मैडमैन थ्योरी, उसने उनको बुलाया, ज़ेलेंस्की को अपने ऑफिस में बुलाया और उधर उसने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि एज अ मैडमैन ह्यूमिलेट किए कर दिया उसको, लेकिन उसने उसका फायदा लिया। उसका फायदा, यूक्रेन एक रिच रिसोर्सफुल कंट्री है, उसमें उसने एक डील की उसके साथ बेस्ड ऑन, और जो ऑलरेडी वेपन्स मिल रहा है उसका भी उसको फायदा मिल रहा है। तो ये समझ आ रहा है, यूक्रेन को समझ आ गया, ऐसी यूरोपियन कंट्रीज को भी समझ आ रहा है कि ही ओनली सीज हिज इंटरेस्ट। इससे पहले उसकी जो पॉलिसी थी वो ऐसी खुल के तो नहीं दिखाते थे, लेकिन था। लेकिन ये जो मैडमैन थ्योरी से इससे एक प्रेशराइज वो तो नहीं पड़ा, उसका उल्टा असर हो गया कि बल्कि इसके एलाइज भी इससे अब काफी दूर भाग रहे, और उनकी भी प्रॉब्लम्स है, उनके जो एलाइज है उनकी भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि फ्रांस में जर्मनी और फ्रेंच अभी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि इकोनॉमिकली, फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो अब अलग होना चाहते हैं अमेरिका से। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहते हैं, वो यूरोप फर्स्ट लेकिन अभी जो लेकिन उनका लेकिन नारा है। लेकिन लेकिन देखिए, लेकिन जो पीसफुल कंट्रीज हैं, पीसफुल यानी जहां अभी वॉर नहीं हो रही, जर्मनी या फ्रांस, वो शायद ऐसा सोच सकें। आपको ऐसा नहीं लगता कि जेलेंस्की और यूक्रेन अमेरिका पर पहले ही इस जंग के दौरान इतना ज्यादा डिपेंड हो चुका था और डिपेंड है कि उसको ये डील करनी पड़ी? दूसरे यूरोपियन मुल्कों के हुक्मरानों के लिए, हुकूमतों के लिए और जेलेंस्की के लिए हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो क्या ये पूरी तरह से मजबूर होकर के सरेंडर करना पड़ा? और हमने हमने वो फोटो देखी है जब पोप फ्रांसिस के लास्ट राइट्स के मौके पर एक बड़े से गुंबद वाले हॉल के बीच में ये दोनों तन्हा बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो और उस डील से बिल्कुल पहले की ये मुलाकात थी। क्या जिस तरह से जेलेंस्की ने मजबूर होकर के डील की, और क्या और दूसरे लोग भी इस मैडमैन थियरी में फंस पाएंगे? जी, जो यूरोप है वो ऑलरेडी डिपेंडेंट है पहले से अमेरिका पे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से। तो अमेरिका ने ऐसा जो क्रिएट किया एटमॉस्फेयर, एक ऐसा बनाया है, पॉलिसीज बनाई है कि यूरोप कंप्लीटली अमेरिका के डिपेंडेंट है, वो नेटो में हो या दूसरी पॉलिसीज में हो। अब यूरोप ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे एक अलग यूनियन बना था, यूरोपियन यूनियन एंड ऑल, लेकिन ओवरऑल उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के इसमें है। लेकिन जो अभी जो चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है उससे एक शिफ्ट हो रहा है, एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो रहा है। वो एक यूरोप अभी एक इनिशिएटिव ले रहा है, अभी पूरी तरह नहीं ऐसा हुआ कि हम बोले यूरोप ऑलरेडी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में इसराइल के साथ यूरोप के भी इंटरेस्ट है और अमेरिका के भी, उनके कॉमन इंटरेस्ट है। क्योंकि मिडिल ईस्ट को वो ऐसे नहीं छोड़ सकते कि इट कैन बी अ फ्री लैंड। वो उनकी एग्जिस्टेंशियल, जो वेस्ट की एग्जिस्टेंशियल पावर है, जो डेमोक्रेटिकल पावर है, उसके लिए वो एक खतरा है। तो उनके दोनों के इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में। और दूसरी तरह अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट की है कि जब भी वो एक दुश्मन क्रिएट करता है और इनको यूनाइट करता है अपने साथ, ये अमेरिका की पॉलिसी है। लेकिन मिडिल ईस्ट में उनके इंटरेस्ट्स है, इसराइल में उनके, जैसे कि बाइडेन का एक स्पीच थी रिसेंटली, बहुत वायरल हुई, जिसमें वो बोल रहा था कि अगर इसराइल नहीं होता तो भी हमें जरूरत थी इसराइल की, ऐसा एक बेस क्रिएट। इसराइल जो है एक मिलिट्री बेस है अमेरिका के लिए, जो उधर उसकी इंटरेस्ट के लिए फायदा है। वो उनके बेसेस हो, वो अरब कंट्रीज हो, वो या बाकी कंट्रीज हो, तो उस हिसाब से उनके, और यूरोप का भी सेम। एक तो इनका फिजिकल भी उनका इंटरेस्ट है, और दूसरा उनका जो फिजियोलॉजिकल, या हम कह सकते हैं एक बिलीव सिस्टम,
तो उस पे भी यूरोप इसराइल अपनी एक नज़र रख रहा है पूरी दुनिया में। इसराइल की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ है और पूरी दुनिया में उनके डिफरेंट थ्योरिस्ट है जो इस पे बिलीव सिस्टम पे भी काम करते हैं। तो वो ऐसे मिडिल ईस्ट को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते कि जी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए, इजराइल अमेरिका का फौजी बेस है, आपने ये बात कही। ये सारे अरब मुल्क, अरब हुकूमतें, ये भी तो सारे अमेरिका के फौजी बेस बने हुए हैं। तो काम तो ये भी तकरीबन वही कर रहे हैं जो इजराइल कर रहा है। तो इसमें ये जो अक्सर मुसलमान नाम से लोग धोखा खा जाते हैं, और महमूद अब्बास नाम एक चला, वो फिलिस्तीनी लीडर बना करके पेश किया गया, लेकिन तमाम उसने इजराइल के लिए काम किए। बल्कि उससे पहले यासर अराफात ने भी वही काम किए जो इजराइल चाहता था। कैंप डेविड किया, क्या क्या किया। और अब ये सऊदी अरब के हुक्मरान तक या जीसीसी मुल्कों तक बात आ गई। तो यहां भी तो तमाम अमरीकी फौजी बेसिस हैं। फिर अमेरिका को इजराइल की इतनी जरूरत क्या बाकी रह जाती है जब बाकी मुल्क भी उसके लिए वही काम कर रहे हैं? जी जी, जो अरब कंट्रीज है उनमें जो गवर्नमेंट्स है वो बेसिकली पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो गवर्नमेंट्स अमेरिका के इंटरेस्ट से वो गवर्नमेंट्स रखी है और कोई डेमोक्रेसी नहीं है। 50 साल से 40-50 साल से एक ही गवर्नमेंट्स है जो कि फैमिली गवर्नमेंट्स है मोरर, और उसमें भी फैमिली मेंबर हर कोई नहीं आ सकता है बेस्ड ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट्स के। जैसे अभी मोहम्मद बिन सलमान इसको लाया गया, तो ये क्योंकि उधर डेमोक्रेसी नहीं है तो उनका हमेशा एक खतरा रहता है, जो क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते गवर्नमेंट्स को, लोग जो है। और इसराइल में क्या है, इसराइल में फुली सपोर्ट है अमेरिका का, और लोग भी डेमोक्रेटिक है तो नहीं, बज़ाहिर तो इसराइल एक कंट्री ही नहीं, एक स्टेट ही, क्योंकि उसकी जो बॉर्डर्स है वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड, उसके बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है। तो उस हिसाब से तो इसराइल कोई कंट्री या स्टेट नहीं है क्योंकि बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। लेकिन अरब कंट्रीज में क्या बेसिस है, उनके इंटरेस्ट है, उनकी हुकूमत है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो लोग अमेरिका के उतने, उनका सपोर्ट नहीं है अमेरिका का। और जहां तक आपने महमूद अब्बास का कहा, आपने रिसेंटली इंटरव्यू देखा होगा कि उसने हमास के खिलाफ कैसी लैंग्वेज यूज की 1-2 दिन पहले, कैसी हमास को कुत्ते का बच्चा कहा, वो ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद भी ये कहा कि ये सबको छोड़ देना चाहिए और हुकूमत भी छोड़ देना चाहिए, इस किस्म की बातें होती रही हैं, और उसके बाद भी बदजबानी जारी है। और कमाल ये है कि दुनिया को धोखा देने की, अच्छा मैं तो एक चीज और भी कहता हूं, पूरी दुनिया में एक दोगलापन हमारे यहाँ भारत में भी हुआ है, बहुत से मुल्कों ने किया है और अब भी करते हैं। जब कभी अपने आप को फिलिस्तीन का हमदर्द जाहिर करना चाहते हैं, मैं जाहिर करने की बात कह रहा हूं, प्रोजेक्ट करने की, तो महमूद अब्बास से मुलाकात करके फोटो खिंचवा करके दुनिया में छपवा दी जाती है। ये पीएलओ के जमाने से भी, यासर अराफात के जमाने से भी, ये इनका भी इस्तेमाल जब इजराइल के साथ पीस टॉक्स होती थी 80s की दहाई में, 90s की दहाई में, उस वक्त इनको इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठा करके फोटो खिंचवा करके इजराइल को पीसफुल यानी अमन चाहने वाला मुल्क जाहिर करने में यही लोग मदद करते थे। अब तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। दुनिया को किस तरह से इन चीजों को समझना चाहिए, कैसे? बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें हमने आज डिस्कस की हैं, हम फिर आइंदा और तफसील से बात करेंगे। ट्रंप के बारे में आपने अच्छी खासी काफी इंफॉर्मेशन दी है। क्या लगता है आपको कि ये धोखा कब तक चल सकेगा ऐसे वक्त में, जबकि रियल रेजिस्टेंस फोर्सेस आइडेंटिफाई हो गई हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में हमास को या हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहने का मिजाज खत्म होता जा रहा है, हालांकि वेस्टर्न मीडिया उसी तरह से अब भी कह रहा है। आपको क्या लगता है कि ये असल रिप्रेजेंटेटिव फिलिस्तीन के जो हैं वो अब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि महमूद अब्बास की पर्सनैलिटी या इससे पहले जो लीडर्स थे उनके, तो रिसेंटली कल भी उनका एक बयान था कि मैं इसराइल की मदद करने के लिए
तैयार हूँ, जो अभी वाइल्ड फायर है तो ही स्टैंडिंग, तो उसका तो क्लियर है शिफ्ट, मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। और जो बेसिकली जो हमास है वो एक पीपल रिप्रेजेंटेशन थी जो डेमोक्रेसी से आई थी, और जो आप देखिए उसके कंपैरिजन जितनी अरब कंट्रीज है वो अनडेमोक्रेटिक है। अगर हम देखें अरब में डेमोक्रेटिक ओनली हमास थी, बाकी जितने भी अरब, तो उस हिसाब से क्या है जो अरब कंट्रीज है उनका हमास के साथ उतना नहीं है, या पूरी दुनिया में क्यों, क्योंकि उसका रीजन है हमास की जो आइडियोलॉजी है वो एक हिसाब से खतरा है अरब गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि उसका एक सपोर्ट है पूरे अरब। अब तो पूरी तरह एक्सपोज हो गया, जैसे कि आपने कहा, अब तो वेस्ट की डेमोक्रेसी भी किसी हद तक एक्सपोज, जैसे कि वेस्ट में पिछले साल बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत सपोर्ट हुआ फलस्तीन को। क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो बेसिक था, हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और पीपल आर फ्री टू प्रोटेस्ट, और वो लेकिन खत्म हुआ। वो इस साल आज ही एक बिल पास हुआ है अमेरिका में, एंटी इसराइल बिल, कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा या कोई भी बाइकआउट करेगा इसराइल, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक है। और जो अरेस्ट हो रहा है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन कि किसी इंसान को जस्ट फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और वो हमास को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो खाली फलस्तीन के लिए आवा, दिस इज वेरी अनडेमोक्रेटिक। तो इससे तो इनकी भी डेमोक्रेसी पे सवाल उठाया है और अपने ही लोग उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यानी हम उठा यानी जो दुनिया में डेमोक्रेसी का के बड़े फ्लैग बियरर, झंडा बरदार कहलाते थे, उनकी डेमोक्रेसी भी अब खतरे में आ रही है इजराइल की सपोर्ट की वजह से, और इजराइल के जुल्म की वजह से फिलिस्तीन के असली नुमाइंदे भी दुनिया के सामने मुतारिफ हो रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा, ट्रंप कितना अमेरिका को तनहा कर देंगे या वो कहीं कामयाब होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में अमन का कोई मामला बनता है और एग्रीमेंट तक हो जाता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। देखेंगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा मुश्तबा साहब, आपने वक्त दिया। हम फिर आपसे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत सी आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, खासतौर पर मैडमैन थियरी के फायदे लेने की कोशिश, उसके नुकसानात जो कुछ हो रहे हैं अमेरिका को, और उसके अलावा जो रेजिस्टेंस फोर्सेस फिलिस्तीनी हमास वगैरह की जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसका असर पूरी दुनिया की सियासत पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।